कंचनजंगा ई जर्नल की ओर से निर्धारित इस कार्यक्रम में कंचनजंगा फेसबुक पेज से संबद्ध सभी महान भाव, देवियों, सज्जनों, मैं आप सभी के साथ नई शिक्षा नीति, अवसर एवं चुनौतियां विषय पर संवाद करने के लिए संबद्ध हूँ। नई शिक्षा नीति एनईपी के रूप में विदित और वस्तुतः आप सभी इससे अवगत भी होंगे, एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें भारत की चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा और बोध परंपरा की त्रयी अर्थात त्रिवेणी समाहित है। एक सुविचारित, सुव्यवस्थित, समेकित और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति है जिसमें संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंचने की पूरी सामर्थ्य प्रदान करने की सामर्थ्य है, अर्थात आत्मनिर्भर भारत और हर तरह से समर्थ भारत और दुनिया की महानतम शक्ति राष्ट्र भारत बनने के लिए और इसमें हम सभी का योगदान करने के लिए जो तत्व हैं और तथ्य हैं, सब इस शिक्षा नीति में हैं। आने वाले दिनों में इस शिक्षा नीति के माध्यम से आज का समाज ज्ञान का समाज है, आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है। ज्ञान की दुनिया में महानतम राष्ट्र बनने की ओर बढ़ जाना और उस लक्ष्य पर पहुंच जाना इस शिक्षा नीति का ध्येय है। इसीलिए इसमें जग को जड़ से जोड़ने का विधान है, सनातनता को सामयिकता और आधुनिकता से जोड़ने का विधान है, भारतीय परंपरा और चिंतन धारा को वेगवान बनाने का विधान है। इसमें वंचित क्षेत्र एवं समूह के लिए विशेष शैक्षणिक प्रक्षेत्र एवं निधि की स्थापना करने की व्यवस्था है। यह मानविकी, कला, विज्ञान, स्पोर्ट्स सेट, अनुसंधान, जितने भी जीवन में ज्ञान से संबंधित क्षेत्र हैं जिनका उपयोग कर हम अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं और अंततः मानवता का कल्याण कर सकते हैं, सभी विधाएं इस शिक्षा नीति में निहित हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसी शिक्षा नीति जिसका स्वरूप वैश्विक है और जिसकी आत्मा भारतीय है, यही इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता है। शिक्षा नीति का एक दर्शन होता है और वस्तुतः वह दर्शन पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। वह दर्शन है जैसा हमारे यहाँ विष्णु पुराण में लिखा है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से मुक्त कर दे, संकीर्णताओं से मुक्त कर दे, बाधाओं से मुक्त कर दे और अभाव से मुक्त कर दे, उसे विद्या कहते हैं। इस विद्या का विधान भारत की नई शिक्षा नीति में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस समय वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत हैं, उनका कथन है इस शिक्षा नीति के माध्यम से कि यही वह विधा है जो भारत को आज दुनिया में जितनी विधाएं हैं ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की, उन सभी विधाओं में प्रवीण करते हुए दक्षता के शीर्ष पर आसीन करने में समर्थ है। इसलिए नई शिक्षा नीति हर तरह से परिपूर्ण नीति है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह समग्र है, यह एकात्म है, यह समावेशी है और यह भविष्योन्मुखी है। समग्रता का आशय इससे है कि इसकी पहुंच सबके पास तक है। पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति नियोजित की गई जिसमें सबके लिए स्थान है, जिसकी पहुंच सबके पास तक होनी है। पहली बार शिक्षा नीति में श्रम की महत्ता को स्वीकार किया गया कि अब इस देश में दूरस्थ अंचल पर विद्यमान हमारा कोई भाई, कोई कामगार, कोई किसान अब सीधे इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था उसके पास तक पहुंच रही है। इसीलिए इसे समग्र शिक्षा नीति, कॉम्प्रिहेंसिव शिक्षा नीति कहते हैं, जिसके माध्यम से सभी भारतीयों को एक में जोड़ने का विधान है,
ज्ञान के मंच पर लाने का विधान है, ज्ञान के माध्यम से उत्कर्ष प्राप्त करने का विधान है। यह इसके समग्र होने का भाव है। यह एकात्मक है, एकात्मकता इसकी विशेषता है। अर्थात जड़ से लेकर जगत तक जितने पड़ाव हैं सब में एक सूत्रता इसमें दिखती है। प्राथमिक पाठशाला से लेकर अनुसंधान शाला तक सब में एक सूत्रता, एक बद्धता, लयबद्धता, यह सब अंकित है इस शिक्षा नीति में। इसलिए पहली बार इसमें आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालय तक सभी को जोड़ लिया गया है, सबके दायित्व निर्धारित कर दिया गया है। यह इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कि अब कोई भी, जिसकी भी रुचि है, अध्ययन, अध्यापन, समझदारी, विकास, वैकासिक व्यवस्था, इससे जुड़ सकता है। पहली बार इसमें विधान किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक और स्कूली शिक्षा के स्तर पर ऐसे सभी लोग जो कला अथवा शिल्प के क्षेत्रों में विज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, ख्याति लब्ध हैं, लेकिन उनकी कोई विश्वविद्यालयी शिक्षा नहीं है, उन्हें भी इस शिक्षण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों को अनुभव सिद्ध करने के लिए, ज्ञान सिद्ध करने के लिए, पारंगत बनाने के लिए, व्यवसाय की विविध विधाओं में जाने के लिए, यह इसके एकात्मकता का भाव है। यह समावेशी है, इंक्लूसिवनेस इस शिक्षा नीति की विशेषता है। इसमें सभी को लाना है, समभाव रखना है, विकास का सभी को समान अवसर मिले और शिक्षा व्यवस्था का सभी को समान लाभ मिले, यह इस शिक्षा नीति की विशेषता है। इसीलिए समावेशन इसका प्रमुख भाग माना गया है कि सभी इसमें आ सकते हैं, सबके लिए स्थान है, सबके लिए सोपान है और सबके लिए यथा योग्यता, क्षमता, दक्षता, आजीविका प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस शिक्षा नीति को भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कहा जाता है। इसका आशय यह है कि न केवल हमने अतीत को वर्तमान से जोड़ने की व्यवस्था की है इस शिक्षा नीति के माध्यम से, अपितु भविष्य की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं और चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। इस शिक्षा नीति में आगे हमें क्या करना है, कैसी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उन कठिनाइयों पर किस तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए सतत विकास का आदर्श हम किस तरह दे सकते हैं और इस धरा के जितने संसाधन हैं हम आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं और हमारी जो ज्ञान परंपरा है इसे कैसे अगली पीढ़ी को दे सकते हैं, इसका विचार भी इस शिक्षा नीति में किया गया है। हमारे यहाँ चिंतन, मनन और अध्ययन की 3 विधाएं रही हैं, जिनका रूपण 3 विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता रहा, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। नालंदा में शास्त्र बोध कराया जाता था। शास्त्र की जितनी विधाएं हैं, विद्या, अविद्या, सबके बारे में नालंदा में बोध कराया जाता था। वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक, सांघिकीय जितने विधान हैं, जितने हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, जितने अपौरुषेय और पौरुषेय ग्रंथ हैं, सबके बारे में जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। तक्षशिला में शास्त्र और शस्त्र अर्थात ज्ञान और सुरक्षा सभी के बारे में सम्यक बोध कराया जाता था। नीति, रणनीति सबका अध्ययन इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिल्प का ज्ञान कराया जाता था, अर्थात स्थापत्य, औषधि क्षेत्र, कला के जितने क्षेत्र हैं सबका बोध विशेष रूप से विक्रमशिला में था। हालांकि सबकी जानकारी अन्य दोनों विश्वविद्यालयों में भी कराई जाती थी। अर्थात हर तरह का विधान, ज्ञान और अनुसंधान इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के लिए होता था। हिंदुस्तान में प्राचीन काल में आश्रम हुआ करते थे। ये सारे आश्रम शिक्षण और अनुसंधान के केंद्र हुआ करते थे। इस परंपरा को भी नई शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। जो आश्रम थे उसमें अध्यापन करने वाले जो आचार्य थे, वो ऋषि थे,
सारे आश्रम प्रयोगशाला के रूप में भी थे। ऋषि की परिभाषा है ऋषियो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि वह है जो मंत्र देखता है। मंत्र अर्थात फार्मूला। ऋषि लोग अपनी प्रयोगशाला में फार्मूला तैयार करते थे, उसे प्रयोग रूप में लाते थे, फिर उसका सुफल पूरे समाज के कल्याण के लिए देते थे। अर्थात प्रयोगशाला लोक हित के लिए होती है, लोक के लिए संकट उत्पन्न करने के लिए नहीं होती है। यह हमारी आचार्य और आश्रम परंपरा ऐसा कहती है। इसका भारत में निरंतर ध्यान रखा जाता है। इन सभी का समावेश भारतीय शिक्षा नीति में है और इसीलिए इसमें अतीत का भी ध्यान है, विद्यमान का भी ध्यान है और आगत का भी ध्यान है। कारण कि हम मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही सुधार होता है, उद्धार होता है, पुनरुद्धार होता है और परिष्कार होता है। यह शिक्षा नीति इन सभी संदर्भों में पूर्ण समर्थ है और इसके लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हम सभी को निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं। आरंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसकी व्यवस्था की गई है। आरंभिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा को जोड़कर 5+3+3+4 का विधान किया गया है। आरंभ में अंक, अक्षर, भाषा, भाव और व्यवसाय इसकी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है कि हम शुरू में अंक और अक्षर के बारे में जानें। अंक गणना पद्धति है और अक्षर जीवन में जितने भी विषय हैं उनका बोध कराने की विधा है। हमारे यहाँ अंक को भी ब्रह्म कहा गया है और अक्षर को भी ब्रह्म कहा गया है। ओंकार स्वयं में ब्रह्म है और अंक गणना है। हमारे यहाँ गणना की शुरुआत होती है राम से, तो अंक भी ईश्वर है और इसकी जानकारी हमें आरंभ से ही देनी है। इसके बाद भाव बोध कराना है कि मनुष्य और मनुष्य के संबंध कैसे हों। इसीलिए हमारी शिक्षा नीति में नैतिकता एवं संवैधानिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। सहानुभूति, स्वच्छता, दूसरों के प्रति सम्मान भाव, शिष्टाचार, लोकतंत्र की भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान भाव, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुभाषावाद, समानता और न्याय, ये सारी बातें हमारी इस शिक्षा नीति में समाहित है। इसीलिए कहा जाता है कि यह शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र को उसकी विशिष्ट क्षमताओं का बोध कराएगी, उसे विशिष्ट पहचान देगी और उनके अंदर जो क्षमता है उसके विकास विस्तार में वह योगदान करेगी। इसलिए यह देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुआयामी नीति है, पूर्ण समर्थ नीति है। इसमें पढ़ाई के साथ ही साथ संकल्पनात्मक समझ पर विशेष बल दिया गया है। बहुभाषावाद और संस्कृति का बोध कैसे होगा इसका इसमें ध्यान रखा गया है। त्रिभाषा सूत्र इसमें है कि आरंभिक स्तर पर ही हम अपनी मातृभाषा के साथ इस देश की 2 और प्रमुख भाषाओं में से कोई सीखें, संस्कृत सीखें। यानी भाषा के माध्यम से भारत की समग्रता का परिचय इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाना है। आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति में है, 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं सबका सम्मान, अन्य बोलियों का सम्मान। इसलिए आंचलिक स्तर पर जो बोलियां कहीं पीछे छूट रही हैं उन्हें भी भाषा की परंपरा और प्रवाह में जोड़ने की व्यवस्था की गई है। अनुवाद विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि एक भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथ दूसरी भाषा के लोगों की जानकारी में आ सकें। यह सारी विशेषताएं भाषा को लेकर हैं, मातृभाषा को लेकर के हैं और इस देश की भाषा को लेकर हैं। भाषाओं में भी साम्य हो, संबंध हो, इसका विधान किया गया है क्योंकि यह देश संगम संस्कृति का देश है, बहुभाषाई देश है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, उनके बीच भी एक सूत्रता स्थापित हो राष्ट्रीयता की, राष्ट्र की गरिमा की और भाषा के गौरव बोध की। इसका ध्यान इस शिक्षा नीति में रखा गया है। उच्च शिक्षा के स्तर पर आने से पहले व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी विद्यार्थियों में हो सके, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। शिक्षा नीति के माध्यम से अभी
जो विद्यालय में ड्रॉप आउट केसेज हैं, इनके समापन की भी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे यहाँ नामांकन पर्याप्त नहीं है। प्राइमरी स्टेज पर स्कूली शिक्षा पर 100% नामांकन हो, इसके लिए 2030 तक की व्यवस्था की गई है। और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़कर 26.4 से 50% हो, 2035 तक इसके लिए एक टाइमलाइन निर्धारित किया गया है, ताकि इस सर्वसमावेशी और सर्वसुलभ शिक्षा की स्थिति में कोई शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि विकास तो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए उच्च शिक्षा में विशेष प्रबंध किया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम होगा, 1 या 2 वर्ष का स्नातक जिस प्रकार का हो, प्रास्नातक पाठ्यक्रम होगा, और उसके बाद सीधे अनुसंधान या शोध में प्रवेश की व्यवस्था होगी। अब एमफिल का पाठ्यक्रम नहीं होगा। यह लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम होगा, और इसमें सभी प्रकार की विद्याओं के लिए स्थान होगा। लोक विद्या, लोक कला का इसमें समावेश है। हिंदुस्तान की परंपरा में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, और उन सब का जिन्हें लिबरल आर्ट्स के माध्यम से वहाँ तक सबकी पहुँच हो सके, जिसकी उसमें अभिरुचि है, उसमें दक्ष हो सके, इसका विधान किया गया है। तो इस तरह से यह सर्वव्यापी शिक्षा प्रणाली है। उच्च स्तर पर जो स्नातक के पाठ्यक्रम हैं 3 वर्ष या 4 वर्ष के होंगे। 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था की गई है। पहली बार यह ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थियों को विषय समूह का विकल्प नहीं दिया जाए, उसके सामने विषयों का विकल्प होगा। कोई विद्यार्थी जैसा चाहे वैसा पढ़ सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला विद्यार्थी इतिहास पढ़ सकता है, इतिहास राजनीति पढ़ने वाला विद्यार्थी प्राणी विज्ञान पढ़ सकता है, वनस्पति विज्ञान पढ़ सकता है, या अभियांत्रिकी का कोई भी विषय लेकर पढ़ सकता है, वाणिज्य का विषय लेकर पढ़ सकता है। इस समग्र शिक्षा नीति में कानून के लिए और औषधि विज्ञान के लिए अलग क्षेत्र रखा गया है, लेकिन अभियांत्रिकी से लेकर और जितने भी प्रकार हैं अध्ययन अध्यापन के, सबको एक में समाहित किया गया है, और विद्यार्थी को विकल्प की छूट दी गई है। तो इसकी विशेष व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है कि सबको अपनी रुचि का विषय मिले, जैसे विद्यार्थी के अंदर अभिरुचि है उसके अनुकूल पठन पाठन की सुविधा मिले। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का आशय है कि अगर कोई विद्यार्थी 1 वर्ष अध्ययन करके जाना चाहता है तो जा सकता है, उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, और सर्टिफिकेट के आधार पर जो नौकरियां मिलती हैं वह नौकरी विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है। 2-3 वर्ष इस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने के बाद अगर उसकी इच्छा हुई कि उसे आगे की नौकरी करनी है, वह नौकरी जो डिप्लोमा डिग्रीधारियों को मिलता है, तो आकर पुनः अपना पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकता है। पहले वर्ष में प्राप्त उसकी क्रेडिट सुरक्षित रखी जाएगी एकेडमिक बैंक का क्रेडिट में। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी जब लौट के आएगा 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो उसे फिर अध्ययन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा, अध्ययन से वंचित वह नहीं होगा। पुनः वह डिप्लोमा करने के बाद 2 वर्ष का पाठ्यक्रम करने के बाद जाना चाहता है, अपने अनुकूल कोई नौकरी करना चाहता है तो जा सकता है। वह नौकरी करने के बाद अगर उसे लगता है कि नहीं, जो स्नातक उपाधिधारी बेहतर नौकरी करते हैं, हमें वो नौकरी करनी चाहिए, फिर आकर वह पढ़ सकता है। उसके पिछले 2 वर्ष के क्रेडिट जुड़ जाएंगे, वह स्नातक होकर अपने अनुकूल जो नौकरी करना चाहे वहाँ जा सकता है, और इस नौकरी के उपरांत अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। जिन्हें आगे की शिक्षा करनी है, जिन्होंने 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम किया है, उन्हें 2 वर्ष की पीजी करनी होगी, फिर सीधे उन्हें शोध में प्रवेश मिलेगा, शोध के पाठ्यक्रम में पीएचडी के लिए। जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम किया हुआ है, उन्हें 1 वर्ष के लिए पीजी करना होगा, और फिर उन्हें सीधे पीएचडी के लिए प्रवेश मिल जाएगा। रिसर्च के क्षेत्र में वह बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी उनके सपने हैं उन्हें गा सकते हैं। यह पहली बार ऐसी व्यवस्था दी गई। न केवल विषयों के चयन की छूट है, अभी तो व्यवसाय के चयन की भी छूट रहेगी।
विद्यार्थी के सामने वो अपनी रुचि का विषय तो पढ़ ही सकता है, और पढ़ाई के अनंतर पहले साल की पढ़ाई के बाद कोई नौकरी कर सकता है, दूसरे साल की पढ़ाई के बाद कोई दूसरी नौकरी कर सकता है, तीसरे साल की पढ़ाई के बाद कोई तीसरी नौकरी कर सकता है। अर्थात अब उसे नौकरी का भी विकल्प खुला रहेगा उसके सामने, जैसे योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण उसके अनुरूप वह नौकरियां प्राप्त कर सकता है। पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। यह एक समग्र शिक्षा प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों की प्रतिभा, योग्यता और पहुंच का विशेष ध्यान रखा गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जितने शिक्षण संस्थान हैं वह गुणवत्ता परक बने, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। गुणवत्ता परक संस्थान होने के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा चाहिए, और गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए गुणवत्ता परक अनुसंधान चाहिए। इसलिए अनुसंधान पर इस शिक्षा नीति में बहुत अधिक बल दिया गया है। हमारे यहाँ जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सीमा पर मजबूती और कृषि क्षेत्र में मजबूती और समृद्धि का द्वार खोलने की क्षमता का विकास। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष छलांग की जरूरत लगी तो इसमें उन्होंने जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया कि आज की दुनिया में विशिष्टताओं की ज़रूरत है। विशिष्टताएं अनुसंधान के माध्यम से आती हैं, इसलिए एक शब्द और जोड़ा उन्होंने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो इसलिए शिक्षा नीति में अनुसंधान पर विशेष बल है, और अनुसंधान गुणवत्ता परक होने चाहिए। इसका आशय है तथ्य परक, तत्व परक, सम्यक विश्लेषण युक्त, ग्राह्य, सर्व समाज के लिए उपयोगी, लोकोपकारी, जिससे लोक का हित होता हो। अब प्रयोगशाला से कोई ऐसी चीज ना निकले जो मानवता के लिए अभिशाप बन जाए, जैसा हमारे एक पड़ोसी देश जो विस्तार में रुचि रखता है उसकी प्रयोगशाला से निकला हुआ विषाणु कोविड-19 आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ हो। प्रयोगशालाओं का यह धर्म नहीं होता। इसलिए जो गुणवत्तापरक शोध हैं ऐसे होने चाहिए जिसका उपयोग पूरे समाज के लिए हो, जिससे निरंतर कल्याण हो। क्योंकि हमारे यहाँ का सिद्धांत ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। यह हमारा सिद्धांत है, और सभी लोग का सिद्धांत इसलिए है कि हम पूरी धरा को एक परिवार मानते हैं। महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोगों के लिए यह पूरी धरा ही परिवार है। इसलिए हम पूरी धरा के कल्याण की बात करते हैं। हमारी शिक्षा नीति में यह भी है कि दुनिया के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनके साथ हमारे संबंध स्थापित होंगे। 100 प्रमुख विश्वविद्यालय अपनी शाखाएं हमारे देश में खोल सकते हैं, और हमारे देश के प्रमुख विश्वविद्यालय दुनिया के अन्य देशों में भी अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। हम ज्ञान का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और ये हमारी शिक्षा नीति में निहित है। हमारे यहाँ की मान्यता है, वैदिक मान्यता, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने दें। अर्थात दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई विशेष प्रगति हुई है तो उसकी जानकारी हमारे पास रहे। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो तकनीक है, उसका हम समयानुकूलन कर लें, आज समय के साथ उसे अनुकूलित करें, और जो विदेश की प्रगति है जिन क्षेत्रों में जो हमारे पास नहीं है उससे हम संबंधित हों और उसे हम देशानुकूलन की स्थिति में लाएं। अर्थात उनकी तकनीक को हम अपने देश के अनुकूल बना लें। यह तभी होगा जब विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में हम पारंगत होंगे, निपुण होंगे, और विद्या में, इस प्रकार की विद्या में परिपक्व होंगे। ये हमारी शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं, विशेषकर अनुसंधान के क्षेत्र में। इसलिए जो भी
रिसर्च किए जाएं, उसका लाभ समाज के लिए होना चाहिए। जो प्रयोगशालाओं का मंतव्य होता है फ्रॉम लैब टू लैंड, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाएं वो ज़मीन पर उतरें, ज़मीन के हित के लिए हों और ज़मीन पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए हों। इसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में अनुसंधान के माध्यम से करने का विधान है। इसके कुछ खास स्तंभ हैं इस शिक्षा नीति के, जो निरंतर विचारणीय हैं। पहला स्तंभ है एक्सेसिबिलिटी, कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा की पहुंच सबके पास तक हो जाए। जो दूरस्थ अंचल में स्थित हैं, अभी तक जिन्हें कहा जाता था कि हाशिए पर हैं या शिक्षा का और विकास का सम्यक लाभ नहीं मिला है, वह सभी इसकी पहुंच में आए। दूसरा स्तंभ है इक्विटी, इसमें भागीदारी हो और समता का भाव हो। वस्तुतः हमारा देश असमानता दूर करने के लिए संकल्पित है। अवसर की समानता सबको मिले, सुविधाओं की समानता सबको मिले, शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए मिले, ये देखना इस शिक्षा नीति का काम है। इसलिए सबके तक इसकी पहुंच हो सके, इसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा गया, क्वालिटी इसका तीसरा स्तंभ है कि शिक्षा गुणवत्ता परक होनी चाहिए, जिसमें मनुष्यता के गुण हो, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो, नागरिकता के सारे गुण, राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग, राष्ट्र का कल्याण, ये सारे गुण आए। इसी को गुणवत्ता परक शिक्षा कहते हैं। हम करें राष्ट्र का बंधन, हम करें राष्ट्र अभिनंदन, ये सारी बातें इस शिक्षा नीति के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। फिर इसकी एक स्तंभ है एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं हो। इसमें भारत सरकार का निवेश होगा, प्रांतीय सरकारों का निवेश होगा, और इसलिए बहुत कम व्यय में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में हमारे विद्यार्थी होंगे, हमारे जिज्ञासु होंगे, और इसको लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सक्रिय रहते हैं। अभी कोविड-19 के फेज में हमारे बंधु बांधव, सगे संबंधी और इस देश की मेधा जो दूसरे देश में चली गई थी, सबको विवशता की स्थिति में अपने मूल स्थान पर वापस आना पड़ा। जो दुनिया के विभिन्न देशों में हमारे कामगार, अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, भाई बंधु, जिस किसी भी रूप में कलाकार गए थे, उन्हें वापस आना पड़ा, विद्यार्थियों को वापस आना पड़ा। इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, सभी संबंधी गए थे, उन्हें भी दबाव में, जो कोविड-19 का दबाव है, वापस आना पड़ा। अब जो शिक्षा दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में मिलती है, वह शिक्षा हमारे विश्वविद्यालयों में मिले, इसका विधान इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। और इसीलिए माननीय मोदी जी ने कहा स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, कि अब जो हमारे जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, मेधावी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के ज्ञान से अवगत होने के लिए अब विदेश में नहीं जाना पड़ेगा। वो इस देश में रहें, इस देश के शिक्षण संस्थानों में उनकी जो भी इच्छा है, अभिलाषा है, जिज्ञासा है, सबके लिए विधान होगा। तो उन्हें भारत में ही रहना पड़ेगा। और ऐसा होने से जो मनी एंड माइंड, मति, बुद्धि और वैभव हमारे देश का बाहर चला जाता था, उसका इस देश के लिए ही उपयोग होगा। इस शिक्षा नीति में इसका विधान किया गया है। इसमें अफोर्डेबिलिटी है, वहनीयता है, और जो सबसे बड़ी चीज है अकाउंटेबिलिटी। शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान सभी को जवाबदेही लेनी है अपने प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति और पूरी व्यवस्था के प्रति। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा अभीष्ट क्या है, यह जानना है, और इस अधीत काल में हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रति जिम्मेदारी लेनी है। शिक्षण संस्थानों को भी जिम्मेदार होना है, उनके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें है। शिक्षकों के लिए भी है, पहली बार जो शिक्षक प्रशिक्षण पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस शिक्षा नीति में। विद्यार्थी इस देश में सर्वत्र जा सके, भ्रमण के कार्यक्रम चलाने की व्यवस्था, इस देश को समझ सके, देश की सभ्यता और संस्कृति को समझ सके, समाज को समझ सके, इसके लिए भ्रमण आवश्यक है। ये सारी बातें इस शिक्षा नीति में निर्धारित की गई हैं। यह ध्यान किया गया है कि पहले था व्हाट टू थिंक, हम क्या सोचें, अब व्यवस्था दी गई है
हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचें, कितना सोचें और किस तरह सोचें कि इस देश का निरंतर कल्याण हो और इस देश का निरंतर विकास हो, यह इस शिक्षा नीति में निहित है। इसीलिए नवाचार पर बल है और उत्कृष्टता पर बल है, इनोवेशन और एक्सीलेंस, ये दो बातें इसमें विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। और इसके लिए यह व्यवस्था दी गई है कि हमारे शिक्षण संस्थान अब अपने को तैयार करें। 4 प्रकार की तैयारी होनी है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। इस शिक्षा नीति को आगे ले जाने में और शिक्षा नीति के माध्यम से लोक कल्याण करने के लिए 4 प्रकार के विधान किए गए हैं। पहला विधान है इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, संस्था को तैयार होना पड़ेगा। यह रेडीनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में है। क्लासरूम्स कैसे हैं, जो आधुनिक शिक्षा की तकनीक है वह किस प्रकार से है, साथ ही जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार के हैं, विद्यार्थी शिक्षक संवाद के लिए क्लासरूम्स बने हैं वो किस तरह के हैं, स्मार्ट रूम्स कैसे हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स कैसे हैं, इसकी विशेष ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑफिस कर्मचारियों के लिए किस प्रकार स्थान है, शिक्षक के रहने पढ़ाने की व्यवस्था किस प्रकार की है, सेफ्टी सिक्योरिटी किस प्रकार की है, इसके लिए हमारे संस्थानों को तैयार होना है। दूसरा है फैकल्टी रेडनेस। आज का अध्ययन अध्यापन ब्लेंडेड बोर्ड में हो रहा है। कोविड-19 अदृश्य विषाणु है और सबके ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव इसका दिखलाई दे रहा है। इसके चलते आय आजीविका के साधन, आवागमन के साधन अवरुद्ध हुए हैं, उद्योग ठप हो गए हैं, बहुत कुछ बाधित हो गया है। लेकिन इसका प्रभाव एक जगह नहीं है, वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से संवाद कर पा रहा हूँ। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अब अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अबाधित चल रही है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे उपयोगी हो, जो मोड्स हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन अध्यापन के, इसके प्रति हमारे फैकल्टी मेंबर्स कितना जागरूक हैं और इससे कितना दक्ष हैं, अवगत हैं, यह देखना फैकल्टी रेडनेस के अंतर्गत आता है। अर्थात कंप्यूटर फ्रेंडली उनकी व्यवस्था हो, स्मार्टफोन, वर्चुअल क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं, जो वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब्स हैं इनके माध्यम से कैसे विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल की जानकारी दी जाए, यह सब देखना इसके अंतर्गत आता है। फैकल्टी रेडीनेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स रेडीनेस होनी चाहिए। विद्यार्थी कितना तैयार है, विद्यार्थी के तैयारी के 3 उपाय या 3 आयाम कहे जाते हैं। पहला, उसके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, उसे पढ़ना है और पढ़ करके बढ़ना है और बढ़कर राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है, राष्ट्र को महानतम राष्ट्र बनाना है और पूरी मानवता का कल्याण करना है। एक कमिटमेंट होना चाहिए और इस कमिटमेंट के लिए उसकी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए रचनात्मकता की होनी चाहिए कि हमें केवल निर्माण परक कार्य करना है, कहीं भी किसी के लिए कष्ट का कोई कारक नहीं बनना है, कोई कारण नहीं देना है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें संस्थान में जाकर, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है क्यूरियासिटी, जिज्ञासा। वस्तुतः जिज्ञासु ही विद्यार्थी होता है और जिज्ञासा से ही ज्ञान का आरंभ होता है और शिक्षा की जो विधाएं हैं वह विद्यार्थी जानता है और उसमें क्रमशः प्रवीण होता चला जाता है। इसलिए कमिटमेंट, क्यूरियासिटी और क्रिएटिविटी ये विद्यार्थी के अंतर्गत होनी चाहिए, यह उसकी रेडीनेस है। यह लेकर जब विद्यार्थी आगे जाएगा तभी उसके अंदर सेंस ऑफ इंक्वायरी हो, जांच परख की प्रवृत्ति आएगी, डिस्कवरी करने का भाव जागृत होगा उसके अंदर भी और शिक्षक लोगों में भी। फिर डिस्कशन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, संवाद परिचर्चा के माध्यम से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, वेगवान होती है, फिर इसमें वो आगे बढ़ेगा। तो फिर निचोड़ निकालने के लिए सेंस ऑफ एनालिसिस, कैपेसिटी ऑफ एनालिसिस, ये उसके अंदर होना चाहिए। कैसे विश्लेषण करना है, शोध के लिए बहुत ज़्यादा
आवश्यक होता है अनुसंधान के लिए। यह ध्यातव्य है कि 4 चीज़ें होनी चाहिए विद्यार्थी में भी और एक सफल समर्थ शिक्षक में भी, तब जाकर कंप्लीट तैयारी हो पाती है एक शिक्षक तो आजीवन विद्यार्थी ही होता है। चौथी जो तैयारी है वो लाइब्रेरी की होती है। इसे लाइब्रेरी रेडीनेस कहते हैं कि लाइब्रेरी कितनी समर्थ है और कितनी सक्षम है और कितनी अधिक सामग्री उसके पास है। ज्ञान कोश पुस्तकें होती हैं, शास्त्र होते हैं, और इस ज्ञान कोश की उपलब्धता पुस्तकालय में होनी चाहिए। आज की दुनिया को ई दुनिया भी कहते हैं। ई लाइब्रेरी, ई बुक्स, ई जर्नल्स, सबका विधान लाइब्रेरी में होना चाहिए और उस लाइब्रेरी का लाभ सभी जिज्ञासु लें। अब तो इंटरनेशनल नेटवर्क है लाइब्रेरी का, जो जिज्ञासु हैं, अनुसंधान करता है, इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी शिक्षा नीति में निहित है। हमारी शिक्षा नीति में टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समावेश कैसे होगा, इस पर विचार किया गया है कि प्रतिभा को तकनीक का प्रयोग किस तरह से करना है और यह प्रतिभा तकनीक पर प्रभावी रहे। मैन वर्सेज मशीन में मनुष्य मशीन पर प्रभावी रहे, यह शिक्षा नीति में निहित है। इसीलिए मनुष्यता पर विशेष बल दिया गया है, मनुष्य से मनुष्यता तक की यात्रा। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तब इस शिक्षा नीति के माध्यम से स्किल, रीस्किल और अप स्किल का विधान होगा। कौशल, पुनर्कौशल, उन्नत कौशल इस शिक्षा संस्थानों से सुलभ कराया जाएगा, विद्यार्थियों के लिए उसमें प्रवीण कराया जाएगा, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता विद्यार्थी में आ सके। यह देखना विशेष जरूरी है, शिक्षण संस्थान को भी, विद्यार्थियों को भी और शिक्षक गण को भी। इसके लिए जरूरी है कि अब हम साक्षी भाव में न रहें, दृष्टा भाव में न रहें, अब हम कर्ता भाव में आएं, अब हम सृष्टा भाव में आएं। हम अनुसंधान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से सृजन करें, स्वयं सक्रिय रहें, श्रम के महत्व को समझें, अपने अतीत की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उसे सहेजें और उसके माध्यम से वर्तमान को संवारें और आने वाले कल को बहुत ज़्यादा उज्ज्वलित करें, प्रकाशमान करें। हम सभी स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करने की बात सुनते आए हैं, यह हमारी परंपरा में है, मान्यता में है। गौतम बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आप स्वयं प्रकाश बने। स्वयं प्रकाश बनने की क्षमता आप में आती है शिक्षा से, ज्ञान से, अध्ययन से। इसका हमें निरंतर ध्यान रखना है। इस नई शिक्षा नीति में अनुसंधान के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था की गई है। शोध पर बहुत ज़्यादा बल है और अब एक नियामक आयोग भी बना है जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो लाइट एंड टाइट सिस्टम लेकर चलता है, हर प्रकार की व्यवस्था देना। जो महाविद्यालय हैं उन्हें भी अगले 15 वर्षों में समर्थ होना है। अब 15 वर्ष के बाद उन्हें इस तरह से विकास करना है संसाधनों का, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में कि वह ऑटोनॉमस कॉलेज बन जाएं, डिग्री देने वाले कॉलेज बन जाएं। और अगर डिग्री देने वाले कॉलेज नहीं बनते हैं तो अब एफिलिएशन का विधान अगले 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, वह कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो इस तरह शिक्षा नीति के माध्यम से जो शिक्षा का दर्शन है वह क्रिया रूप में आए, सभी सक्रिय हों, अंधकार से मुक्त हों, प्रकाश की ओर जाएं। और जो इसका पर्पज ऑफ एजुकेशन है वो शिक्षा नीति में है, वह है सर्वोन्नति, आत्मनिर्भर भारत, हर प्रकार से समर्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत। इसका मिशन इस शिक्षा नीति से पूरा होना है और यह तब होगा जब हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। आत्मनिर्भरता के लिए और भाषा और संस्कृति पर इस शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
हम संगम संस्कृति के लोग हैं। हमारे यहाँ के देश की संस्कृति को संगम संस्कृति कहा जाता है। हमारी विचारधारा कल्याण की विचारधारा है, इसलिए इसे सनातन विचारधारा कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा कहते हैं। हमारी संस्कृति में प्रकृति बंधन, लैंगिक समानता और उत्सव धार्मिकता है। तो इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम समझें कि समाज के बेहतर अर्धांश का निरंतर सम्मान करें। जैसा माननीय मोदी जी कहते हैं, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, इसका भी ध्यान करें। हम अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो हमारे भाई बहन जो पीछे छूट गए उनका हाथ पकड़ें, उन्हें भी हम आगे ले करके चलें। हम प्रकृति का बंधन करें। आज के इस कोविड-19 के फेज में अगर हमें सुरक्षा मिल रही है तो प्रकृति के माध्यम से ही। जो प्रकृति के जितना ज़्यादा समीप है वो उतना ज़्यादा सुरक्षित है। आप लोग भी सिक्किम प्रकृति के बहुत करीब है। प्रकृति का सौंदर्य सिक्किम में दिखता है। प्रकृति ने स्वयं वहाँ का श्रृंगार किया हुआ है और प्रकृति ने अपने आंचल में सबको रखा हुआ है। इसलिए ऐसे विषाणु प्रकृति के गोद में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुँच सकते। मैं जिस अंचल में हूँ इसे जनजातीय अंचल कहते हैं, रेवाखंड कहते हैं। यहाँ भी प्रकृति की बहुत कृपा है, बहुत वनौषधियाँ हैं। तो प्रकृति का हम बंधन करें, सम्मान करें तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के विषाणुओं से हमेशा बचे रहेंगे। हमारी क्षमता इतनी होगी कि ऐसे घातक विषाणुओं को हम बिल्कुल किनारे रखें और उनका कुप्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो ज़रूरी है कि हम हर तरह से आत्मनिर्भर बने, समर्थ बने और आत्मनिर्भरता की कुंजी का निरंतर हम ध्यान रखें। लैंड, लॉ, लेबर एंड लिक्विडिटी। अब ज़रूरत है कि हम जिस अंचल में रहते हैं वहाँ इस प्रकार का नवाचार करें, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वहीं स्थापित हो सकें, कौशल विकास हो, स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित हों। हम अपनी भाषा का गौरव बोध अपने अंदर रखें। जो हमारी स्थानीयता है इसके प्रति हमारे अंदर गौरव बोध होना चाहिए। इसके लिए हमें मुखर होना चाहिए और जो हमारा स्थानीय उत्पाद है इसे वैश्विक मंच पर ले चलें। माननीय मोदी जी का जो संदेश, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक योर लोकल द ग्लोबल, जो स्थानीय उत्पाद है इसे आप वैश्विक स्वरूप प्रदान करें। हम वह तकनीकी विकसित करें जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। हम ऐसी तकनीकी विकसित करें कि एक ही उद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकें। इसे इकोनॉमी ऑफ स्कोप कहते हैं। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गुणवत्तापरक उत्पादन होगा और फिर हम उस दशा में होंगे कि संगठित असंगठित हर क्षेत्र के लोगों को शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे और फिर भारत को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां दुनिया इस बात का ध्यान रखे कि यह जो सामान है दुनिया में आज वह मेक इन इंडिया है। और देशों के लिए अगर अपने सामान का महत्व बढ़ाना है तो मेड इन इंडिया की बात पर सोचें। मेड बाय इंडिया पूरी दुनिया के लिए ब्रांड बन जाए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, ये उद्घोष अब आगे बढ़ना है और इसी के माध्यम से हम जड़ से जगत का कल्याण करने की ओर बढ़ रहे हैं और यह हमारी शिक्षा नीति के माध्यम से ही होना है। हमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड पर ध्यान रखना है। इसके माध्यम से हम आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था उछाल वाली हो, हमारा जो आधारभूत संरचना हो सबके लिए उपयोगी हो और ये क्षरणशील ना हो। जो हमारी प्रणाली है त्वरित कार्य करने वाली हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। इसमें फिर जो जनसंख्या है वहाँ की रीति नीति कैसी है, आवश्यकता अपेक्षा कैसी है, इस पर ध्यान दें और फिर डिमांड के हिसाब से उद्योग बने, उत्पादन वितरण के साधन बने। इस तरह से हम इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और अब हम आयात पर निर्भर नहीं होंगे। अब हमारी व्यवस्था स्वयं अपने उत्पादन के कारण जो गुणवत्तापरक होता है, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था के देश होंगे। हम आर्थिक महाशक्ति हैं
और इस महाशक्ति का लाभ अब दुनिया को मिलेगा। जितनी प्रकार की ज्ञान की विधाएं हैं उनके शिखर पर पहुंच शिक्षा से ही होता है, और यह शिक्षा नीति हर प्रकार की ज्ञान विधा को हमारे जिज्ञासुओं तक पहुंचाने में समर्थ है। और ये जिज्ञासु जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे युवा हैं, हमारे शिक्षक हैं, अपनी क्षमता और ज्ञान से न केवल इस राष्ट्र की मर्यादा में वृद्धि करेंगे, अपितु पूरी मानवता के कल्याण का निरंतर कार्य करेंगे। आइए हम सब मिलकर शिक्षा के माध्यम से भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और ज्ञान की दुनिया में महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।